नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लास में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर 2024 का प्रतियोगिता दर्पण, और इसमें हमने आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ कई सारे करंट अफेयर्स जो है उसकी हमने चर्चा की है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है केंद्रीय बजट 2024-25 में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देखेंगे, और साथ ही अन्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे हम साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है निर्मला सीतारमण। ठीक है, 23 जुलाई 2024 को संसद में बजट पेश किया, 23 जुलाई 2024 को। ठीक है, इससे पूर्व 1 फरवरी 2024 को उन्हीं के द्वारा अंतरिम बजट ये लाया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट है जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस मामले में मोरारजी देसाई द्वारा लगातार 6 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड उन्होंने भंग किया। कुल मिलाकर सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम ही 10 बार। इसे देखें तो टोटल मोरारजी देसाई ने, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार जो है बजट किसने प्रस्तुत किया तो होगा मोरारजी देसाई, लगातार ये सर्वाधिक 10 बार। और लगातार यदि देखें तो लगातार में सबसे ज़्यादा निर्मला सीतारमण का नाम आएगा। ठीक है, जो 7 बार लगातार पेश कर चुकी हैं। अंतरिम बजट में 4 समूह, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, जो जिन्हें जातियाँ कहा गया है, इस पर ध्यान फोकस किया गया, और इसमें 9 प्राथमिकताएँ इसमें चिन्हित की गई है। सबके लिए भरपूर भरपूर अवसरों के सृजन के लिए इन सभी 9 प्राथमिकताओं पर बजट को तैयार किया गया है। 9 प्राथमिकता कौन कौन है? तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनशीलता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और अगली पीढ़ी के सुधार। तो इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर हो गया और युवा, ये तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे जो 4 जाति है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, तो इन्हीं 4 जातियों के संदर्भ में इसको हम देखेंगे। तो किसान हो गया, युवा हो गया, मानव संसाधन में सारे आ जाएंगे, तो ये हो गया ह्यूमन, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, बुनियादी अवसंरचना। ठीक है, ये विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग था। ठीक है, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी अवसंरचना, नवाचार, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के सुधार, नेक्स्ट जनरेशन। तो ये हो गया टोटल, ये हो गया एग्रीकल्चर, युवा, ये हो गया एच, हो गया ह्यूमन रिसोर्स, ए बाई एच, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के बाद हो गया मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी। इसके बाद हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और नेक्स्ट जनरेशन, AYHMUEIIN। ये तीन तीन करके 3 सीरीज हमने बना दिया, और ये 9 हो गए। इसमें देखते हैं, एस हो गया एग्रीकल्चर, मतलब कृषि और कृषि उत्पादकता को लेकर होगा। बाई हो जाएगा युवा, रोजगार प्रशिक्षण, और एच हो गया ह्यूमन रिसोर्स। फिर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, NG। तो AYHIIN और MUE। अगला देखते हैं, इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुरूप सरकार विभिन्न नीतियां और योजनाओं का उल्लेख अपने बजट में किया है। किसान की खेतीबाड़ी के लिए कृषि और बागवानी की 32 फसल की 109 किस्म पैदावार करने वाली किस्में जारी करना, तो ये तो हो चुका है। सब्जी उत्पादन के लिए क्लस्टर विकसित करना, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI लागू करना, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करना, औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के लिए रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्तों को 1 माह का वेतन 3 किस्त में प्रदान किया जाएगा। 1 माह का वेतन 3 किस्त में दिया जाएगा। इन बजट में घोषणाओं में शामिल है कि रोजगार संवर्धन के लिए एक नई योजना के तहत प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO के लिए नियोक्ताओं के अंशदान के रूप में 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह की प्रतिपूर्ति सरकार की जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध पूर्वी भाग के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना एक आया है। पूर्वोदय क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु इंडिया पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनेगा। देश की 500 शीर्ष कंपनियां 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी, और इन युवाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता व 6,000 रुपये एक बार की सहायता दी जाएगी। अन्य घोषणा क्या है? मुद्रा ऋण
जो है 10 लाख रुपये मिलता था उसको 20 लाख रुपये कर दिया गया है तरुण श्रेणी में। बिहार जो गया का विष्णुपद मंदिर है और बोध गया का महाबोधि मंदिर, इसको विश्व स्तरीय तीर्थस्थल के रूप में, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राजगीर के धार्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की महत्ता के अनुरूप सारा कुछ समग्र विकास होगा। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर दिया जाएगा और 1000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था करने की घोषणा की गई है। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था स्पेस इकोनॉमिक्स के लिए अगले 10 वर्ष में इसको 5 गुना करना है और 1000 करोड़ रुपया का उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था इसमें की गई है। 9 प्राथमिकताओं के तहत ही ये सारी घोषणाएं की गई। ऐसे ही एक अन्य घोषणा के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अभ्यस्त बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना भी शुरू की जाएगी। ये हमने चर्चा किया था ऑब्जेक्टिव्स में। अगला देखते हैं, सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई का नाम है, 10 बार। ठीक है, देख लेते हैं इसमें, क्या पता एक सीरीज के रूप में आ जाए लिखने के लिए, सॉरी ऑब्जेक्टिव में मिलान करने के लिए या कुछ भी। देख लेते हैं एक बार। 7 बार तो सर्वाधिक लगातार जो हो गया है, 7 बार लगातार हो गया निर्मला सीतारमण, और 10 बार सर्वाधिक हो गया मोरारजी देसाई ने। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों के समय में वित्त मंत्री रहते हुए कुल मिलाकर 10 बार बजट दिया था। इनमें लगातार 6 बार इन्होंने किया था। मोरारजी देसाई के बाद 9 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय चिदम्बरम को जाता है, पी चिदम्बरम को। उन्होंने अंतरिम बजट सहित 9 बजट प्रस्तुत किए। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के समय में वित्त मंत्री रहे थे वो। पी चिदम्बरम के बाद तीसरा स्थान है प्रणब मुखर्जी का, और ये 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए हैं। अब इसमें देखते हैं कि 2024-25 में सरकार की प्राप्तियां और व्यय का समायोजन किस तरह से किया गया है। तो कुल व्यय जो है सरकार का 23-24 में 45,000 करोड़ रुपया का कुल व्यय है, 45,000 करोड़, और बजट अनुमान से काफ़ी अधिक रहा। इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय 45,000 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। वास्तविक व्यय बजट अनुमान से काफ़ी अधिक रहा। वास्तविक व्यय जो है काफ़ी अधिक रहा। संशोधित आकलन में 23-24 में सरकार के कुल खर्च 44,42,000 करोड़ रुपये अनुमानित है 23-24 में। 24-25 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक 48,000 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। केंद्र सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट 23-24 के दौरान हुए कुल व्यय 44,42,000 करोड़ रुपये के अनुमान से इतना करोड़ अधिक होगा। ठीक है, तो जो अनुमानित है वो 44,42,044.4 जो अनुमानित है, जबकि खर्च होगा 48.20। ठीक है, 48.2 हमारा खर्च होगा, अनुमानित था हमारा 44.4। तो इस तरह से देखें तो ये हमारा 3,77,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च होगा। 24-25 के लिए प्रस्तावित व्यय 48,000 करोड़ के कुल व्यय में 37,000 करोड़ जो है राजस्व खाता में और 11,011 करोड़ पूंजी खाता में व्यय होगा। देखिए टोटल हमारा 48,000 करोड़ खर्च होना है, जिसमें 37,000 जो होगा वो राजस्व खाता में खर्च होगा और 11,000 ये हमारा पूंजी खाते में व्यय होगा। 37, 11, 48। ठीक है, संशोधित आकलन 23-24 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय इतना अनुमानित किया गया। इस पर हटाइए, इसको जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिना मतलब का डाटा रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 2024-25 में सरकार के कुल व्यय इतना है ही 48,20, ये 48.20 है। प्रस्तावित व्यय कितना राजस्व खाता ना। ठीक है, इसमें और देखते हैं क्या है, यहाँ पर एक डाटा में आ जाएगा घाटे की प्रवृत्तियाँ सब दिखा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है वास्तविक बजट अनुमान और अनंतिम वास्तविक आंकड़े और बजट अनुमान। तो 23-24 के जो अनंतिम वास्तविक आंकड़े हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनंतिम जो वास्तविक आंकड़े आए 23-24 के वो, तो इसमें देख लेते हैं अनंतिम वास्तविक आंकड़े। राजकोषीय घाटा यहाँ पर 5.6 है, 23-24 में कितना रहा 5.6। अगला हमारा जो कोशिश है वो 4.9 लाने का है। कितना 4.9 रहा, कितना 5.6। ठीक है, राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति यहाँ पे दिख रहा है। अगला देखते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्तियाँ हमारा कितना है 31,29,000 है, राजस्व व्यय 37 है। प्राप्तियां हैं 31, व्यय है 37। उसी तरह से प्रभावी पूंजी व्यय दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनंतिम वाले में ही देख लेते हैं, जो पिछली बार रहा था राजस्व प्राप्तियां 27 रहा था, लेकिन बजट अनुमान कितना है हमारा 31। तो राजस्व प्राप्तियां का जो अनुमानित है वो 31,29,000 है और हमारा जो खर्च होगा वो 37 होगा।
ठीक है। और यदि देखें अनंतिम जो वास्तविक आंकड़े रहे पिछली बार 23-24 में, ये जो हमारा व्यय था 34.94 मतलब 35 के आसपास था, और 27.28 हमारा प्राप्ति था। तो 27 प्राप्ति था और 35 खर्चा था, ठीक है। तो 8 लाख करोड़ रुपया अधिक हमारा व्यय हुआ पिछली बार। अगला देखते हैं, केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो रुपया आता है उधारी से 27 पैसा, जैसे 1 रुपया में 27 पैसा उधारी से आता है। फिर आयकर से आता है 19 पैसा, जीएसटी से आता है 18 पैसा। 27, 19 और 18, ठीक है। उधारी और अन्य देयता से 27, आयकर से 19, मतलब आयकर 20 नहीं हुआ, अभी 19 ही है, ठीक है। और उधारी जो है 27 है, जीएसटी से 18 है, 18% जीएसटी, ऐसे भी मैक्सिमम चीज़ों पे हम पे कर रहे हैं, तो 18 पैसा। निगम कम कॉर्पोरेट 17 पैसा है, निगम कर कितना है 17। अन्य जो प्राप्तियां हैं 9 पैसा, ऋण से भिन्न, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसा, सीमा शुल्क 4 पैसा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा उधारी से 27 पैसा, आयकर से 19, जीएसटी 18, निगम कर 17, इससे हमारा मुख्य पैसा प्राप्त होता है। खर्च कहाँ होता है, तो देखिए करों और शुल्क में राज्य का हिस्सा सबसे ज्यादा खर्च होता है 21 पैसा, ब्याज, उसके बाद ब्याज अदायगी में 19 पैसा, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16 पैसा, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है राज्य और कर का जो हिस्सा है उसमें 21 पैसा, ब्याज अदायगी में 19 पैसा और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16 पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो अंतरण है वित्त आयोग और उसका 9 पैसा, अन्य व्यय है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें सारे खर्च हो रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा जो देखें तो राज्य का हिस्सा, ब्याज अदायगी और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें हमारा व्यय हो रहा है। अगला देखते हैं बजट का आकार, इसमें बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। देखिए राजस्व प्राप्तियां जो है, वास्तविक बजट, संशोधित और बजट अनुमान, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये वास्तविक है 22-23 का, बजट अनुमान ये था 23-24 का, संशोधित अनुमान 23-24 का ये आया, और बजट अनुमान ये है। हमारे लिए ये दोनों डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति जो है हमारा 31 लाख का अनुमान है राजस्व प्राप्ति, उसी तरह से कर राजस्व 25 है। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उसी को देखेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं राजकोषीय घाटा 5.6 रहा, आगे 4.9 रहने का उम्मीद है। 5.6 रहा, 4.9 रहने की उम्मीद है। प्राथमिक घाटा 2 रहा, 1.4 रहने की उम्मीद है, ठीक है। 5.6, 4.9, देखो 7-7-49, 7-8-56, ऐसे याद कर लेंगे, है ना। 14-49, फिर 5-6, फिर प्राथमिक घाटा 2 रहा, 1.4 रखने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा 1.6 प्रभावी राजस्व घाटा 1.6 से 0.6, राजस्व घाटा 2.6, 1.8, राजस्व घाटा 2.6, 1.8, इस तरह से है, ठीक है। ब्याज भुगतान हमारा कितना होना है, 11,62,000 करोड़ रुपया हमारा ब्याज भुगतान है। कुल व्यय 37,000, देखिए कुल व्यय हमारा 48,020, ये हमने पहले भी चर्चा किया था, 48,20 हमारा कुल व्यय है। राजस्व खाते में हमारा खर्च कितना होगा 37, हालांकि यहाँ पे ब्याज भुगतान दिया हुआ है, लेकिन हम जो ऊपर पढ़े थे तो राजस्व में 37 खर्च होना है और पूंजीगत में 11, ठीक है। और ब्याज अदायगी में भी यदि यहाँ पे लिख रहा है तो ब्याज भुगतान में भी हमारा 11 का खर्च होगा, ठीक है। तो ब्याज भुगतान तो फिर इसमें आ जाएगा वैसे, ठीक है। पूंजीगत तो अलग ही होगा 11। अगला देखते हैं, ये व्यय हो गया 48,2, कुल प्राप्तियां कितना है 48,20, 512 ही है प्राप्तियां भी, और कुल व्यय भी इसी हिसाब से दिया हुआ है। उधारी हमारा 16,000 का है। अब चूंकि हमारा व्यय है 48 का, तो उधारी और अन्य देयता जो है 1/3 जो है हमारा उधारी और अन्य देयता है, 48 का 1/3 हो जाएगा 16, ठीक है। पूंजी प्राप्तियां 1691 है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। राजस्व प्राप्तियां हैं 31, राजस्व जो हमें मिलेगा 31 लाख आएगा, और पूंजी से प्राप्ति होगा 16 का, तो इस तरह से 47 हो जा रहा है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां हैं 16, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां हैं 31 और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 16, तो यहाँ पे 31-16 का डाटा चल रहा है, और हमारा खर्च है 48-20 का, ठीक है। ये हमने एक तरह से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है उसे हमने देख लिया। तो राजकोषीय घाटा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, 5.6 रहा, 4.9 हमारा लक्ष्य है, 7-7-49, 7-8-56। प्राथमिक घाटा 2 रहा, 1.4 रखना है। प्रभावी राजस्व खाता 1.6 से 0.6 और राजस्व घाटा 2.6 से 1.8। ब्याज भुगतान 11, पूंजीगत खर्च भी 11, राजस्व खाता
राजस्व व्यय जो है उसमें 37 है, हमारा कुल व्यय 48 है, और जिसमें सुधार 1/3 है तो 16 हो जाएगा 1/3। ठीक है। अब पूंजीगत प्राप्तियां भी 16 है, 1691 है, उधारी 1613 है। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां कितना है हमारा 1691 है, और उधारी हमारा 1613 है, उधारी एवं देयता, और राजस्व प्राप्तियां 31 है। तो इस तरह से हमारा बजट का पूरा सार हो गया। अगला देखते हैं पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति प्रवृत्ति किस हिसाब से बढ़ रही है। तो हमारा जो पूंजीगत व्यय है अनंतिम में, जैसे हम देखें तो 12.5% हमारा एक तरह से 12.5 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च रहा। फिर अगला जो होगा वो बजट अनुमान में वो 15 लाख करोड़ रुपया के आसपास यहाँ पे दिया हुआ सब कुछ। ठीक है। जिसमें पूंजीगत व्यय है, पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान और प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये सब इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय जो ये दिखा रहा है हमारा 15 का। ठीक है। 11.1 जो है पूंजीगत व्यय हमने ऊपर भी देखा था। अब पूंजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु 3.9 और खर्च किए जाएंगे, तो इस हिसाब से टोटल 15 जो है हमारा प्रभावी पूंजीगत व्यय होना है। 11 तो हमने उधर पढ़ा था ना पूंजीगत व्यय में, और 3.9 जो है पूंजी प्राप्त संपत्तियों के सृजन हेतु जो सहायता अनुदान दिया जाएगा उसमें खर्च होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो पूंजीगत व्यय प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो हमारा हो जाएगा 15। पिछली बार कितना रहा था 12.5 का। तो ये एक अच्छा है, अच्छा रुझान है। ये हम लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये हम अधिक पूंजीगत व्यय खर्च करने वाले हैं इस बार। तो ये सब कुछ हो गया यहाँ पर। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से हमें 50,000 करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और भी इसमें कुछ देख लेते हैं। 31,029 राजस्व प्राप्त ऊपर हमने चर्चा कर लिया। इसमें शेष जो है 545 है। 1691 हमारी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, 28,000 करोड़ ऋणों की वसूली है, और 16,000 उधारी है। ठीक है। 28,000 करोड़ रुपये हमारा ऋण की वसूली है, और 16,000 रुपया उधारी, 16 लाख रुपये उधारी है। 2024-25 में राजस्व घाटा जो है 580 करोड़ रहने का बजट में अनुमान लगाया गया है। राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है 580। यह जीडीपी का 1.8% हमने ऊपर देख लिया था। राजस्व घाटा कितना 1.8% रहने का अनुमान है। पहले कितना रहा था 2.6, और ये रहने का अनुमान है 1.8। ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरह से जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो जीडीपी का कितना रहेगा 0.6 रहेगा। पिछली बार रहा था 1.6, तो प्रभावी जो रहेगा वो 0.6 रहेगा। ठीक है। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान था, और इसका जो संशोधित जीडीपी का आया कितना 2.6%। तो राजस्व घाटा जो संशोधित रहा अनुमान उसमें 2.6% रहा राजस्व घाटा। ठीक है। ये हमारा ओवरऑल हो गया। राजकोषीय घाटा हमने देख लिया है। राजकोषीय घाटा कितना रहा 16, मतलब जो अनुमानित है 1613। राजकोषीय घाटा हमारा 1613 अनुमानित है, 16,13,000 करोड़ रुपया अनुमानित है। और जो कितना होगा जीडीपी का टोटल हमारा 4.9%। पिछली बार कितना रहा 5.6%। ठीक है। बजट प्रस्ताव 2024-25 के अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। तो जीएसटी की सफलता से प्रोत्साहित होकर इसके लाभ को कई गुना बढ़ाने के लिए कर संरचना को अधिक सरल और तर्कसंगत बनाने की घोषणा बजट में की गई है। सीमा शुल्क की संरचना को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए इनकी दरों की व्यापक समीक्षा अगले 6 महीने में करने की बात कही गई है। ठीक है। और कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% तथा प्लेटिनम के मामले में यह 6.4% किया गया है। तो सीमा शुल्क जो है घटा दिया गया है सोना और चांदी के मामले में। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, मोबाइल प्रिंटेड, ये सब में जो सीमा शुल्क है 15% घटाया गया है। लिथियम कोबाल्ट ये सब पे सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें देखते हैं केंद्र सरकार का पैसा किस हिसाब से है। तो ये हमने लगभग ऊपर में भी देख लिया था। अब इसमें कैसे खर्च होगा यहाँ पर दिया हुआ है। तो खर्च में सबसे ज़्यादा जो खर्च हमें दिख रहा है ये स्वास्थ्य पर है, 89,287 करोड़ रुपया। टोटल हमारा खर्च होना है 4820, जिसमें स्वास्थ्य पर कितना है 89,000 ही है। हालांकि सबसे जो हमारा खर्च होगा कहाँ पर होगा, ये होगा 11,62,000 करोड़ रुपया। ये ब्याज पर 11,62 ब्याज पर खर्च होगा। ठीक है। इसके अलावा परिवहन पर 544 है, रक्षा पर 454 है, सब्सिडी 381, राज्यों का अंतरण 322, 265 ग्रामीण पेंशन, कर प्रशासन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। स्वास्थ्य में हमारा 89, वित्त में 86, शहरी विकास, ये सब यहाँ पे दिया हुआ था। इन दोनों को शिक्षा पे है 1,25,000 करोड़ रुपया। तो हमारा जो मैक्सिमम खर्च कहाँ ब्याज अदायगी पे 11.62 हमारा ब्याज अदायगी पे खर्च है।
अगला देखते हैं नई व्यक्तिगत आयकर। आयकर का जो स्लैब है ये हम देख लेते हैं। तो 3 लाख रुपये तक का शून्य टैक्स है, 3 से 7 लाख 5%। तो 7 लाख रुपये तक 5% का दर होगा इनकम टैक्स का। 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से अधिक 30%। तो 15 का डबल 30% हो गया एक तरह से, 12 का 20, 10 से 12 में 15, 7 से 10 में 10%, और 3 से 7 में 5%। ठीक है, अगला देखते हैं प्राथमिक घाटा। ये सब हम ऊपर में चर्चा कर चुके हैं। राजकोषीय घाटा क्या था, 5.6, 4.9 हो जाएगा, 2.6 और फिर 1.8 हो जाएगा। ये हो गया राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा 2, 1.4 और प्राथमिक घाटा 1.6 और 0.6। तो इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। 5.6, 4.9, राजस्व घाटा 2.6, 1.8, प्राथमिक घाटा 2, 1.4, प्राथमिक घाटा 2 और फिर होगा 1.4, और प्रभावी राजस्व घाटा 1.6 और 0.6। प्रभावी राजस्व है तो ये सबसे कम होगा 0.6, फिर 1.4, 1.8, 4.9, ऐसे याद कर लीजिए आप, जो अनुमानित है आने वाला। अगला देखते हैं कर प्राप्ति में रुझान, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सकल कर राजस्व 11.8, प्रत्यक्ष कर 6.8 और प्रत्यक्ष कर 5, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस हम उसी की चर्चा करेंगे। अच्छा, ऊपर में एक क्या दिया हुआ था, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है यहाँ पे। घरेलू उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए कुछ टेलीकॉम इनपुट्स वगैरह, तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। यहाँ पे कहा गया है कि नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी आय करदाताओं को कुछ और राहत प्रदान करते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 75,000 रुपये, तथा पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये बजट में किया गया है। ये टैक्स है दिया हुआ, ये हमने देख लिया है, आगे कुछ नहीं है। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त दर बिजली योजना है, वत्सल योजना है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपया, स्वदेशी उच्च शिक्षण संस्थान के लिए 10 लाख तक उच्च शिक्षा ऋण, पहली बार औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले को डीबीटी अधिकतम 15,000 रुपया, यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होगा। 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हमने देख लिए, और इसमें 48-20 खर्च हो रहा है। राजकोषीय घाटा 4.9। एक ही चीज़ों को हम कई बार यहाँ पे रिविजन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगला देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। तो 23-24 में देश में 1.27 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हुआ। तो रक्षा उत्पादन कितना हुआ, 1.27 लाख करोड़। केवल भारतीय उद्योग से ही खरीदे जाने वाले 346 रक्षा संबंधी वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। 2016 से देश की अवधि में पाकिस्तान की जनसंख्या 2.5% वार्षिक वृद्धि हुई, हिंदू जनसंख्या भी बढ़ी। भारत 24-25 में आर्थिक वृद्धि 7% रहने का मुद्रा कोष का जुलाई 24 का पूर्वानुमान 7%। ठीक है, भारत में जनसंख्या 62 में अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्री के लिए। एशियाई विकास बैंक का ताज़ा आकलन में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगा। नीति आयोग का पुनर्गठन 2024 के लिए ईपीएफओ जमाओं पर 8.2% का ब्याज मिलेगा, और ऋणात्मक वृद्धि 23-24 में ऋणात्मक वृद्धि के बाद 24-25 की पहली तिमाही में निर्यात और आयात में धनात्मक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुल रक्षा जो उत्पादन हमारा कितना रहा, 127 रहा। ठीक है, इसके अलावा भारत में तिलहनों के प्रमुख उत्पादक राज्य देखें तो नंबर 1 पर है गुजरात, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, रेपसीड्स में सरसों में राजस्थान, अरंडी बीज में गुजरात, नाइगर सीड्स में उड़ीसा, तिल में पश्चिम बंगाल, सूरजमुखी में कर्नाटक, कुसुम में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना में रहा नंबर 1, कपास में गुजरात, जूट में पश्चिम बंगाल, मेस्ता में बिहार। ठीक है, ये हमारा उत्पादन दिखा रहा है। भारत में 24-25 में आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, आईएमएफ का आंकड़ा है ये। 62 तक अपना सर्वोच्च स्कोर पे पहुंच जाएगा भारत की जनसंख्या। 30 में कितना होने का अनुमान है, विश्व की कुल जनसंख्या 8.5 अरब होने का अनुमान है। 63 में ये 10 अरब का बिंदु पार कर जाएगा। विश्व की जनसंख्या जो है 63 में 10 अरब हो जाएगा।
63 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10 अरब। ठीक है, 80 के दशक में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा विश्व की जनसंख्या। और जो 62 है, 2062 तक भारत अपना सर्वोच्च स्कोर रखेगा 1.7 अरब। 1.7 अरब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का है 1.7 2062 तक, और विश्व का जो है सबसे अधिक जनसंख्या होगी 2063 में 10.3 अरब। 10.3 अरब 2063 में, और 2030 तक जो विश्व की जनसंख्या 8.5 अरब हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान में दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश चाइना में 24 से लेकर 54 के बीच में जनसंख्या में बड़ी गिरावट आएगी, और 2100 तक चीन की जनसंख्या वर्तमान समय से आधी से कम, मतलब ये 63 करोड़ ही रह जाएगी 2100 तक। रिपोर्ट में कहा गया कि 2054 में 38.9 करोड़ जनसंख्या के साथ पाकिस्तान भारत व चीन के बाद तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा। पाकिस्तान तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार विश्व में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष है, तथा 54 में यह 77 वर्ष हो जाएगा। 80 तक यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 2.2 अरब होगी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या से अधिक होगी। वाह, 65। इसमें कहा गया है कि विश्व में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या 2.2 अरब होगी। कब? 2080 में। 2080 में जो बुजुर्ग की संख्या होगी वो युवाओं की संख्या से अधिक हो जाएगी, 18 वर्ष से कम उम्र की संख्या से अधिक होगी। विश्व के लगभग 100 क्षेत्रों में कार्यशील आयु वर्ग 20 से 64 वर्ष की जनसंख्या 2054 तक वृद्धि होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। इसका भरपूर लाभ शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारिक संरचना ये सब में होगा। और आगे क्या कहा गया है कि विश्व का जो आधे से अधिक देश क्षेत्र में प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल को बनाए रखेगी 2.1%। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 63 देशों में जनसंख्या 2024 से पूर्व ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। 63 देशों में जनसंख्या जो है 2024 से पूर्व ही अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी, जैसे चाइना, जापान, जर्मनी ऐसे देशों की श्रेणी में आते हैं। जबकि 48 अंश यह स्थिति 24 से 54 तक आनी है, और 62 तक भारत अपने उच्चतम जनसंख्या पर होगा 1.7 अरब। अगला देखते हैं। विश्व का जो ग्रोथ रेट रहेगा 24 में वो 3.2 और 25 में 3.3 रहने का अनुमान है। भारत का कितना है? 7%। भारत का 7% रहने का अनुमान है 24 में। चाइना 5% में अटक जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया का। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के ताज़ा आकलन में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसमें पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? बीके सारस्वत, रमेश चंद्र, बीके पॉल। तो बीके दो है, फिर रमेश चंद्र होंगे और अरविंद बिरमनी। ठीक है, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। पदेन सदस्य हो गए राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण। अब इससे आमंत्रित में ये सारे हैं। अगला देखते हैं। 23-24 के लिए ईपीएफ जमाओं पर 8.2% का ब्याज मिलेगा। इसमें ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। भारत का विदेशी व्यापार का आंकड़ा देख लेते हैं। तो निर्यात जो है 24-25 में 1.9 मतलब 110 मानकर चलिए 110 अरब डॉलर, और आयात 172 अरब डॉलर होगा। जो भारत अप्रैल जून के 20 का है ये, और 23-24 की तुलना में 24-25 में वृद्धि जो होगी, निर्यात में वृद्धि होगी 6.76 का, और आयात में वृद्धि होगा 7.6% का। ठीक है, तो टोटल जो हमारा निर्यात और आयात है, निर्यात होगा 110 अरब डॉलर और आयात होगा 170 अरब डॉलर, अर्थात 60 अरब डॉलर का हम व्यापार घाटा सहेंगे। और ये वृद्धि दिखा रहा है निर्यात का 6.76 और आयात का 7.64। इस ऐसे ही याद कर लेते हैं ना, 6.7 हो गया निर्यात और 7.6 हो गया आयात, जस्ट उल्टा। ठीक है, सेवाओं का व्यापार, सेवाओं का जो निर्यात होगा प्राप्तियां 12.1 और आयात होगा 11.48। तो ठीक है, सेवाओं का निर्यात करेंगे। ये हो गया तुलना में वस्तु और सेवाओं का व्यापार टोटल 8.6 और 8.47 है। तो 23-24 में ऋणात्मक वृद्धि के पश्चात 24-25 के पहले तिमाही में देश का निर्यात हुआ, आयात में धनात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, दोनों ही बढ़ा है, आयात और निर्यात दोनों है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। काफ़ी चर्चा में रहा था स्विफ्ट। ठीक है, रशिया यूक्रेन युद्ध का जब शुरू हुआ था उस समय खास करके। अब देखते हैं, ये हम नवीनतम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, विक्रम मिश्री जो है भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। मिश्री जी है, विदेश में जाएंगे पूरा मिश्री घोल घोल के मीठा कर देंगे, विक्रम मिश्री जी। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में अब भारत के नए राजदूत बने हैं, क्वात्रा जी। धीरेन्द्र ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के नाम है जो महानिदेशक बने हैं, कौन? धीरेन्द्र ओझा। अगला देखते हैं, सॉरी, रॉबर्ट जेराडो
रवि को 6 माह के लिए बीएसएनएल का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? रवि अग्रवाल। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल। बीएन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। गंगाधर कौन? वही शक्तिमान वाला गंगाधर। ये चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, सबका चिकित्सा करेंगे। देखे होंगे गंगाधर जो है वो एक आला लिए हुए रहता था हमेशा अपने कान में। हाँ, तो वही गंगाधर जो है अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। डॉक्टर संजय बिहारी चिकित्सा मूल्यांकन, हटाइए इसको। सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश बने हैं, कोटेश्वर सिंह और आर महेश्वरन। ये इंपॉर्टेंट है, कोटेश्वर सिंह और महादेवन। कोटेश्वर महादेव है ना, तो इस तरह से याद कर लीजिए। हटाइए। अगला उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे राजेंद्र खन्ना, अब अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना जी बने हैं। 2 नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की संख्या अब 3 हो गई है। 2 नए बने हैं, तो 2 नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे राजेंद्र खन्ना को प्रणयन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर करने के साथ ही अतिरिक्त वाला है। ऐसे तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं। और 2 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति सरकार की है। इसमें टीवी रविचंद्रन व पवन कपूर शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं, टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। ठीक है, अगला देखते हैं। शेखर कपूर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बने हैं। केवी सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक से सीईओ होंगे। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती इस बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक सीईओ बने हैं। तो एलआईसी के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। बीएस राहुल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन सह निदेशक बने हैं। अगला देखते हैं। सीएसआईआर के महानिदेशक एन क्लेवी सेल्वी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा है। सीएसआईआर का जो महानिदेशक हैं सेल्वी जी हैं। अजीत कुमार धनलक्ष्मी बैंक, हटाइए इसको। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन होंगे? सीएस शेट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस शेट्टी जो है भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन होंगे। शेट्टी जी, ये लग रहा है कि सुनील शेट्टी के भाई जैसा है। ठीक है, ये चेयरमैन बनेंगे कहाँ पे? एसबीआई में। अब देखिए, यूरोपीय आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? उर्सुला वॉन डेर लियोन। ठीक है, इसमें यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्रों के शासन प्रमुख के अतिरिक्त यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल होते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री एस्टोनिया कोस्टा यूरोपीय संघ के शीर्ष निकाय यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष जून 2024 में। तो एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय संघ के शीर्ष निकाय यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कोस्टा जी परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, काउंसिल के। ठीक है, इस पद पर बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल 2019 यूरोपीय के अध्यक्ष का स्थान वह लेंगे। इस पद पर उनका कार्यकाल इतना का होगा। ठीक है, यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है। इसमें यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्रों के शासन प्रमुख के अतिरिक्त यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष एवं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यूरोपीय काउंसिल जो है मेन है, और इसमें 27 राष्ट्रों के शासन प्रमुख के अतिरिक्त यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव 27 राष्ट्रों के शासन प्रमुख द्वारा गुप्त मतदान से होता है। अब देखिए, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, और इसमें उर्सुला वॉन डेर लियोन को चुना गया है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। तो देखिए 2 क्वेश्चन है, इसको जल्दीबाजी में गलत करके नहीं आना चाहिए। यूरोपीय परिषद पूछा जाएगा तो उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? एंटोनियो कोस्टा, जो कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री। और यूरोपीय आयोग परिषद के बने हैं कोस्टा, और आयोग के बने हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन। ये पहले भी थी और इनका पुनर्नामांकन हुआ एक तरह से, मतलब पुनर्नियुक्ति हुआ है। नीदरलैंड्स के मार्क रूटे जो है नाटो के महासचिव बने हैं। रूटे ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ये महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे, 14वां महासचिव होंगे ये। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें जो था नाटो का पहला महासचिव था इसमें। अगला इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएस शेट्टी को हमने देख लिया। अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार मिला है। अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार मिला है, इसके द्वारा इंग्लिश पेन नामक चैरिटी दिया है इनको। ठीक है, ये सब देगा ही। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म महोत्सव का कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। लोकार्नो फिल्म महोत्सव का कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। फुटबॉल के क्षेत्र में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार यहाँ पे दिए हुए हैं।
ठीक है, अगला कुछ नहीं है इसमें। द पोस्टल, रशिया के पोस्टल बॉय हैं मोदी जी, तो इनको द पोस्टल सम्मान मिला है इनको। अन्य सम्मान इनको मिल चुका है द क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर, तो ये सब पुराना हो चुका है। इसमें 2023 में मिला था इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च सम्मान मिला था इनको। ऑर्डर ऑफ नील भी मिल चुका है मिस्र का। फिर लोगाहू मिला है पपुआना गिनी का। फिजी का, ये भी फिजी का मिला है। रवाना सत्तू इनको दिया था, ठीक है। रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ का, ये भी। तो इस तरह से बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है, इनको अभिनव बिंद्रा को। अगला देखते हैं। हाँ, तो ये फुटबॉल वाला जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार तमिलनाडु के इंटू मंदी को मिला है। और चांगते को लगातार दूसरा वर्ष SIFF का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिससे एक से अधिक बार यह पुरस्कार जीतने वाली 5वीं खिलाड़ी बन गई इंदुमती चांगते, ठीक है, तमिलनाडु की है पहली खिलाड़ी। अगला देखते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में चांगते मिजोरम का, और महिला कैथी रेसन, ठीक है। तो देखिए, फुटबॉल में जो पुरुष वाले में मिला था वो चांगते को मिला था, और महिला में इंदुमती को मिला है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का, ठीक है। तो चांगते और इंदुमती। सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी में सांगा और नेहा, कोच में खालिद जमील, ठीक है, हटाइए इसको। गुलबेकियन मानवता पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है। पुस्तकें देख लेते हैं। द पर्सनल एज एक्टिविस्ट मेमोयर पॉलिटिकल, अरुणा राय का लिखा हुआ। एक्टिविस्ट, अरुणा राय एक्टिविस्ट रही हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ऐसे याद कर लेते हैं। द पर्सनल एज एक्टिविस्ट मेमोयर पॉलिटिकल, ये किनका लिखा हुआ है? अरुणा राय एक्टिविस्ट, ऐसे याद कर लें इसको। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कोटी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा का लिखा हुआ। आई हैव द स्ट्रीट्स रविचंद्रन अश्विन का है। ब्लू सिस्टर्स कोको मिलॉर्स का है। ब्लू सिस्टर्स मिलॉर्स ब्लू पहन कर बैठते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जो भी है, ऐसे याद कर लें। तो ब्लू सिस्टर्स मिलॉर्स। हिलबिली एलिगी मेमोयर ऑफ ए फैमिली एंड अ कल्चर इन क्राइसिस, JD वेंस का है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रिपब्लिकन उम्मीदवार द्वारा लिखा गया है ये। क्या है? हिलबिली बेंस का लिखा हुआ है, 2016 में लिखित पुस्तक, जो उसमें अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी, हिलबिली एलिगी। अगला देखते हैं, ठीक है। अब ये डेट है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा जब आपको टाइम हो। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, आपातकाल लगाया गया था 1975 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ था दुर्घटना, ये पता ही है। नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये भी है। INS ब्रह्मपुत्रा में अग्निकांड से पोत क्षतिग्रस्त हो गया था। और क्या है? चीनी स्टार्टअप कंपनी का रॉकेट प्रक्षेपण विफल हुआ। अगला देखते हैं। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो न्यू दिल्ली में हुआ। कारगिल विजय की रजत जयंती पे स्मारक सिक्का जारी किया गया, स्मारक टिकट जारी किया गया। अगला देखते हैं। रिमपैक, विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2024 में भारत भागीदार कर रहा है। रिमपैक है ना ये, तो रिम होगा कहाँ का? पैसिफिक का, ठीक है। रिम ऑफ द पैसिफिक, हवाई के पर्ल हार्बर में ये शुरू हुआ है। भारत इसमें शामिल है। भारत जापान द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स 24 पूरा होने के बाद रिमपैक 24 में भागीदार के लिए 27 जून को ही पर्ल हार्बर पहुंचा था, ठीक है। फिर भारत थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास 2024 कहाँ ये हो रहा है? 13वां संस्करण मेघालय के उमरई में आयोजित किया गया था 2019 में। ये थाईलैंड में ही हो रहा है ये मैत्री अभ्यास, ठीक है। भारत में पिछली बार हुआ था उमरई। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट होता ही है। अगला देखते हैं। विदेशी व्यापार के आंकड़े हैं इसमें दिए हुए, तो विदेशी व्यापार के आंकड़ों में सेवाओं के व्यापार के अंतिम आंकड़े भी जारी जोड़े जाए तो अप्रैल जून 2024 के भारत के कुल निर्यात वस्तुगत सेवा निर्यात $200 अरब और आयात रहा, ठीक है। ये 24 अप्रैल जून का दे रहा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 23-24 में देख लेते हैं, जो है भारत के कुल वस्तुगत निर्यात $437 अरब के व आयात $677 अरब के रहे। अंतिम आंकड़े ये रहा। वस्तुगत निर्यात 437 हमारा रहा और आयात रहा था 675 अरब का है। यहाँ पे 77 दिया हुआ है, हालांकि 675 हमने पढ़ा था, तो ठीक है। 675 या 677 जो है आयात रहा, 437 जो है निर्यात रहा। 437 को हम बाहर कहिए 437, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। 675 को लाए,
इस प्रकार 23-24 में पूरे वर्ष में व्यापार घाटा कितना रहा, 240 अरब डॉलर का व्यापार घाटा कितना हो गया, 240 अरब डॉलर। खेलकूद का जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। बुमराह और स्मृति मंधाना आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ रहे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। गौतम गंभीर कोच बने हैं जिम्बाब्वे की श्रृंखला, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। दक्षिण अफ्रीका भारत क्रिकेट मेला श्रृंखला, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई जुगल स्क्वैश चैंपियनशिप अभय सिंह को दोहरा खिताब मिला है, ठीक है। लियोन मास्टर्स शतरंज विश्वनाथन आनंद विजेता बने हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस में ध्रुव सितवाला को यह तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब मिला है। सऊदी अरब के रियाद में जुलाई 2024 को एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पुरुष को खिताब ध्रुव सितवाला को मिला है और अपने देश के पंकज अडवाणी को हराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाह। ये एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ये किसने जीता, ध्रुव सितवाला ने। ध्रुव सितवाला ने किसको हराया, पंकज अडवाणी को हराया। और इस आयोजन में भारत के अनुपमा रामचंद्रन महिलाओं के एशियाई स्नूकर खिताब जीतने में सफल रही है। महिलाओं वाले में अनुपमा रामचंद्रन सफल रही। कनाडा ओपन बैडमिंटन देख लेते हैं, तो भारत का इसमें कोई नाम नहीं है, हटाइए इसको। फार्मूला 1, 3 फार्मूला 1 रेस, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ये सब का हुआ। तो इसमें देख लेते हैं क्या है ओवरऑल। लुइस हैमिल्टन विजेता रहे, ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का। बस हटाइए इसको। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल के बर्स्ट वर्स्टापेन हुआ, ये बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में वर्स्टापेन है। वर्स्टापेन बेल्जियम वाले में वर्स्टापेन है और ब्रिटिश वाले में हैमिल्टन है। हंगेरियन वाले में ये देख लेते हैं कुसमैनी, बेंगलुरु हंगेरियन फार्मूला 2 रेस में भारत के कुसमैनी विजेता, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगेरियन फार्मूला 2 रेस में भारत के कुसमैनी जो है विजेता बने, बेंगलुरु के हैं कुसमैनी, फार्मूला 2 में विजेता घोषित किए गए, बहुत बढ़िया। तकनीकी आधार पर उनको क्या है, ऐसे जो मूलतः जीते थे वर्च चूर, तो इनका घमंड एक तरह से चूर करते हुए कुसमैनी जो वर्च चूर था, तकनीकी आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और कुसमैनी को विजेता घोषित किया गया। अगला देखते हैं। विंबलडन टेनिस में कार्लोस अल्कराज BA पास कर गए, अल्कराज। अगला देखते हैं। और बारबोरा क्रिजिस्कोवा जो है महिला में विंबलडन जीती है। अल्कराज जोकोविच को हराए थे। क्रिजिस्कोवा का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। और महिला वाले में अल्कराज ये किसको हराई थी, पाउलिन को, जैस्मिन पाउलिन, बेचारी पा नहीं पाई ये और ये हार गई, पाउलिन, ठीक है। जैस्मिन नहीं पा पाई और ये हार गई, और हराई किसने, क्रिजिस्कोवा ने, बीक के। और विंबलडन BA, ये अल्कराज और ये क्रिजिस्कोवा, ठीक है। क्रिजिस्कोवा कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अल्कराज जीत गए, तो इस खिताबी वजह से अल्कराज के खाते में अब 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब हो गए हैं, ठीक है। अभी एक माह पूर्व जून 2024 में फ्रांसीसी ओपन और जून 2022 में अमेरिकी ओपन में एकल खिताब अल्कराज ने जीता था। तो जून में भी अल्कराज ने फ्रांसीसी ओपन जीता है, ठीक है। अभी एक माह पूर्व भी हुआ था जून 2024 में फ्रांसीसी ओपन, तो उसमें अल्कराज ने ही जीता था। तो अल्कराज का विंबलडन और फ्रांसीसी दोनों जीत चुके हैं ये। अगला देखते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, उतना मेहनत बेकार ही कर रहे थे। कार्लोस अल्कराज, जोकोविच, क्रिजिस्कोवा, पाउलिन, ठीक है। और जुगल वाला याद करने की जरूरत नहीं है। तो लिएंडर पेस व विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले एशियाई टेनिस स्टार बने हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। फ्रांसीसी खिलाड़ी के साथ जोड़ी बना यूकी भावरी ने स्विस ओपन में जुगल खिताब जीता। तो यूकी भावरी जो है स्विस ओपन में जुगल खिताब जीती है, यूकी भावरी, ठीक है। अगला देखते हैं। और ये फ्रांस की इसकी पार्टनर कौन थी, ओलिबेट्टी, ठीक है, ओलिबेट्टी। ये लिट्टी खा के गई थी ओलिबेट्टी, और भावरी के साथ ये फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं, उनके साथ ये स्विस ओपन जीतने में सफल रहे। 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स हटाइए इसको, ओपन चैंपियनशिप ब्रिटिश ओपन। अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, 11.2 सेकंड में उन्होंने भंग किया, ठीक है। अगला है 63वां अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
यूफा यूरो 2024 स्पेन रिकॉर्ड चौथी बार विजेता बना। यूफा यूरो में स्पेन जो है चौथी बार, अरे यार, हाँ ठीक, विजेता बना, ठीक है। 2024 कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना जो है 16वीं बार विजेता बना। 2024 कोपा अमेरिका कप का अर्जेंटीना 16वीं बार विजेता बना, ठीक है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य पुनर्निर्वाचित हुई है। स्पेन के मनोला मार्केजा भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। मार्केजा जो है फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं, मार्केजा, मार्केजा, ठीक है। ये बार बार बोलते रहते हैं अपने खिलाड़ियों को कि मार्केजा, ठीक है, तो इससे प्रेरित महसूस करते हैं भारतीय खिलाड़ी। और ये कहाँ के हैं मार्केजा? मार्केजा ये स्पेन के हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिदिन ओलंपिक खेल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रोजगार समाचार बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा जो है सितंबर 2024 का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा अगस्त 2024 का, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ और, यहाँ पे कुछ विशेष दिया हुआ था। भारत में निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का परीक्षण वर्ष 2025 से शुरू होने की संभावना, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका, हाल में विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका जो 100% हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर संचालित है, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में प्रचालित किया गया। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस सब के बारे में दिया हुआ। तो ये मेंस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस समय हम इसके सब चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये समाप्त होता है सितंबर 2024 का पीडी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।